मैम मेरी सास उल्टा सीधा बोलती हैं तो मैंने जवाब दे दिया तो मेरे हस्बैंड ने मेरी पिटाई कर दी। अब वो नीचे वाले फ्लोर पर चले गए हैं, मैं मुझसे बात तक नहीं करते और मुझे देख के भाग जाते हैं। अब मुझे और मुझसे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। मैम मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, मेरी एज 29 है और एक बच्चा है 8 साल का। मैम मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस इंसान से बहुत परेशान हूँ। देखो जी, ऐसे ना हर जगह हर एक को कोई समझदार व्यक्ति तो मिलता नहीं, तो कई जगह ऐसे पगलोटों से पाला पड़ जाता है और आपकी किस्मत अगर ख़राब ही है तो वो पगलोटा आपका पति भी हो सकता है ना। तो लेकिन देखो, जब आपने जो भी किया जिसकी वजह से उन्होंने पिटाई तक कर दी, वो एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने कर दी। लेकिन क्या हुआ कि आपकी सास आपको उल्टा सीधा बोलती हैं, आपने जवाब दे दिया। अब जो भी बात हुई होगी, ठीक है, वो आपको पता है कि क्या प्रकरण था, क्या था, कुछ एक्स्ट्रा ही हुआ होगा जब भी आपने जवाब दिया, है ना। अगर रोज़ दे रही होती, शुरू से दे रही होती, आपकी आदत में शामिल होता तो वो आज इतना गुस्से में नहीं आते कि एक बार बोलने पे ही आपको हाथ उठा दिया। यानी कि आप तब से बर्दाश्त करती आ रही थी, अब आपने जवाब दिया, ठीक। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है और आपने जो उस टाइम पे स्टैंड लिया वो बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना गुस्सा उतार दिया, पिटाई कर दी, ठीक है, लेकिन अब नाराज़ भी खुद ही हो गए। आप अपने पॉइंट पर जैसी हो वैसी ही रहो। मुश्किल है लेकिन टाइम काट लो। जब अगर हम अपनी सही बात पे भी दूसरे को संतुष्ट करने के लिए झुक जाते हैं ना, तो हमारी वो सही बात झूठ हो जाती है। तो अगर हमारा पॉइंट सही है, अगर हमने जो स्टैंड लिया वो सही है, भले किसी को बुरा लग रहा है तो उसे बुरा लग रहा है, लगने दो, वो कितना ही प्रतिरोध करे उस चीज़ का, कुछ भी करे, लेकिन अगर हम मान जाते हैं ना कि हाँ हमारी गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं जो हम सही कर रहे थे काम को, उसे हमने खुद ही झुठला दिया और अब वो गलत में माना जाएगा। फिर बाद में बात यही आएगी ना कि गलती थी तभी तो माफ़ी मांगी, और हमने माफ़ी मांगी इसलिए कि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये ना कोई परमानेंट इलाज होता नहीं कि हम किसी को शांत करने के लिए माफ़ी मांग लें जबकि हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है ना। छोटी मोटी बात होती है, वो बात अलग है। मान लो वो सिर्फ बात करना बंद कर देते हैं, कुछ और है, लेकिन जब वो इस हद तक आगे बढ़ गए कि पिटाई कर दी एंड ऑल दैट सब कुछ है, भैया वापस जाने का, खुद से माफ़ी मांगने का, चीज़ें सही करने का एक ऑप्शन था, वो ख़त्म हो गया। जैसे चल रहा है चलने दो, देखो कुछ दिन किस तरफ को जाता है। कब तक माँ के लिए पत्नी को ऐसे छोड़ के आदमी रहेगा? बच्चा भी है, सब कुछ है। तो आप अपनी दिनचर्या जैसी चला रही थी वैसे चलाती रहिए, और अगर आगे कुछ एक्सट्रीम कंडीशन, मैं तो कहूँ भगवान करे ना हो, लेकिन अगर नहीं होती तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वापस झुकने की, माफ़ी मांगने की, या कुछ भी। कभी भी बात हो वो यही कहना कि मैं इतने साल से बर्दाश्त करती आ रही थी, अगर आज मुझे नहीं हुआ बर्दाश्त, मैंने कह ही दिया, तो इतनी बड़ी बात हो गई है ना। क्योंकि इसमें आप अपने ऊपरी मन से अगर माफ़ी मांग के सोचो चीज़ें ठीक कर लो तो गड़बड़ हो जाएगी, मत करो, ठीक है। तो ये है एपिसोड 159 के जवाब जो मैं देने बैठी हूँ। जितने हो जाएंगे इस वाले एपिसोड में उतने करेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे। स्टे रहना कंटिन्यूड पार्ट 2 में, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, आओ बहन बातें करें। अगला क्वेश्चन आया है पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में कि इनके शायद जेठ का लड़का था या कुछ था, जेठ का लड़का ही ध्यान आ रहा है, वो हंसी मजाक करता है लेकिन डांटती है इनकी सास इन्हें कि तू थोड़ा अलग रह कर, ये है वो है, मतलब चरित्र के हिसाब से आक्षेप लगता है इन पे। तो मैंने इनको वही बोला था कि भैया जब इतना वो है तो अपना दूर रहो, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो उसके आगे इनका वो आया है कमेंट, आपकी बात ठीक है रिस्पॉन्स वाली, बट सभी साथ में हो, लगभग 15 से 20 लोग, बच्चे बड़े, वो कोई कॉमेडी करता है, बहुत ज़्यादा फ़नी हरकत करना, इवन वो अपनी चाचियों को भी तंग करता है, उसमें मैं भी हंस दूंगी किसी बात पे, जहाँ सब हंस रहे हैं तो मुझको ही सिर्फ बोलेंगी कि तू क्यों हंस रही है। और 34 लोगों की फैमिली है, सब एक घर में रहते हैं, सबको पता है मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, इतना फ्री नहीं होती किसी के भी साथ, इवन मैं अपने हस्बैंड से खुल के बात तक नहीं कर पाती। तो यही तो बात है ना, आप अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से बात नहीं कर रही हैं, आप उसकी कॉमेडी पे हंस रही हो। मानो या ना मानो, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये खेल रिस्पॉन्स का ही है। आपके घर की जो औरतें हैं या सास जो कह रही है, उनको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा होगा कि भैया हमसे तो मतलब रखती ही नहीं, किसी से तो बोलती नहीं ढंग से, इसके साथ बहुत दांत फट रहे हैं इसके। एग्जैक्टली यही कंडीशन हो रही है। तो अगर आपको इस कंडीशन को अवॉइड करना है ना, तो आपको उस लड़के को ही अवॉइड करना है। बाकी लोग हैं 34 में से एक को हटा दो ना, आपको भी हटा दो तो 32 लोग हैं, आप उनसे बात करो।
बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों इतना पचड़े में पड़ना है कि ये कोई हीर रांझा वाली वो थोड़ी है कि उससे नहीं मिलने जाएगी, इस चक्कर में इतने कलेश हो रहा है। नहीं जी, मैं तो जाऊंगी मिलने। अरे अगर जेठ का ही लड़का तो है, अगर उसके पीछे बोलूँ नहीं बोलूँ, हंसूँ नहीं हंसूँ, इतने सीन हो रहे, ज़रूरत क्या है उससे बात करने की। हंस रहा है, बोल रहा है, कॉमेडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप अपने काम करो, जाके अलग बैठ जाओ, अपना काम करो दूसरे कमरे में जाके। क्या ज़रूरत है उसके एंटरटेनमेंट शो में बैठने की, अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मुझे तो यही समझ में आता है, सीधी सी बात। हम किसके लिए परेशानी लें, कोई मतलब तो हो। नेक्स्ट, दीदी मैं कुछ टाइम से बहुत परेशान हूँ, मेरी एज 34 है, मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे, मेरा AMH 0.03 हो गया, मुझे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो ऑटो इम्यून बीमारी है, मैं 2 महीने से दवाइयाँ ले रही हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, शादी को 3.5 साल हो रहे हैं, सरकारी टीचर हूँ, हस्बैंड भी सरकारी टीचर हैं जो मेरे से दूर हैं, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर और बेचैनी सी रहती है, मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ। देखो इतना घबराओ मत, अकेले हो, घबरा रहे हो आप, सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ में जो भी दवाइयाँ वो बता रहे हैं, जो भी परहेज़ बता रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज वो बताएं, जो कुछ भी सही होने के लिए वो बताएं डॉक्टर साहब, उसको जी लगा के फॉलो करो कि हाँ मुझे ठीक होना है। क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे होने के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तभी आप कंसीव कर पाओगे, है ना। तो अभी अपने ऊपर काम करो, पति साथ होते अच्छी बात है, नहीं भी हैं कोई बात नहीं। मुझे लगता है अगर हील होना है ना, सबसे ज़्यादा बेटर टाइम होता है अपने साथ समय बिताना। बीमार हो कुछ हो, जो आप अपने लिए खुद कर लोगे, खुद सोच लोगे अपने बारे में जितना पीसफुली, उतना आप 7-5 के बीच में रह के नहीं सोच पाते। कहते हैं कोई बीमार हो कोई ध्यान रखने वाला हो, अरे कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता ना तो हम जल्दी जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि पता है कोई ध्यान रखने वाला नहीं। तो पहले आप अपने पे काम करो और ठीक हो जाओ जल्दी से। आपकी डॉटर कितने साल की है, कौन से स्टैंडर्ड में है? वो 12 की होने वाली है, 6th में है। मैम मेरी सास ससुर से मैं अलग रहती हूँ, लेकिन मेरी सास हमेशा कोई सीधी सी बात तो हमेशा एटीट्यूड से ही जवाब देना। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, वो वीक में 1 बार आते हैं। मैं इन लोगों से कभी भी अपने किसी काम की नहीं कहती, लेकिन कभी कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो हमेशा अकड़ दिखाती हैं। देवरानी से हमेशा अच्छे से बोलती हैं, लेकिन मुझसे हमेशा बदतमीज़ी क्यों करूँ दी। जब मैं जवाब देती हूँ तो ये है कि हमेशा लड़ती है। हम इनसे मतलब भी नहीं रखते फिर भी लड़ती हैं। दी मैं सिर्फ इस वजह से कि मुझे इनसे काम पड़ता है, तो क्या मैं इनकी ऊंची आवाज़ भी सहूँ? मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प। इन सब चीज़ों से मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो गई है, प्लीज़। देखो कहते नहीं कि दूध देने वाली गाय का तो सींग और लात भी खानी पड़ती है। अगर आपके कोई काम ऐसे हैं जो वो ही कर सकते हैं और आपको उनसे ही करवाने हैं, आपके सामर्थ्य से बाहर हैं, या आपके पास कोई और नहीं है जिससे आप वो काम करा सको, तो भैया मोनोपोली जब हो जाती है तो आदमी के बढ़ता है भाव। अब आपको अगर अपने काम निकालने हैं तो फिर आपको थोड़ा सा माइल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं तो अगर अपनी ऐंठ पे आ रही है कि नहीं जी मैं तो किसी की ऊँची आवाज़ सुनूंगी नहीं, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला है, नहीं कम्प्लीटली ठीक है। लेकिन उसमें वही है, ऐंठ अपनी रखने के लिए अपना कहना चाहिए, आत्मसम्मान कह लो, ईगो कह लो, ऐंठ कह लो। लेकिन अगर आपको वो प्यारा है ना, तो तैयार रहो कि आपको अपने सारे काम खुद करने आने ही चाहिए। कैसे भी करो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। जो आदमी इस तरीके का होगा ना, वो रहता है फिर अपनी अकड़ में, वो नहीं सुनता किसी की। लेकिन जो अपने कामों के लिए दूसरे पर डिपेंड है, भैया ये दुनिया का नियम है, उसे सुन के चलनी पड़ेगी। तो आप देख लो आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, अपने सारे काम खुद से करना या उनकी आवाज़ सुनना। फिर आप जो आपको लगे कि ये कम मुश्किल है, उस काम को कर लो। नेक्स्ट, दी मेरे पति एक नार्सिसिस्ट हैं, ऐसे आदमी के साथ कैसे खुश रहें? खुश ही नहीं रह सकते आप ऐसे आदमी के साथ, आप अपने साथ खुश रहो। और शायद ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। और नार्सिसिस्ट का भी लेवल है, अगर किसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ठीक हो सकते हैं तो एक कोशिश कर सकते हो कि घर वालों के कहने से या किसी तरह चले जाएं। और अगर नॉर्मल है, माइल्ड है कि चलो ठीक है हम खुश नहीं रह रहे लेकिन एटलीस्ट जी तो रहे हैं। एक होता है कि आपको जीने ही नहीं दे रहा, तो ये भी देखना पड़ेगा कि भैया हमारी जान को ही ना खतरा हो जाए कल को, तो फिर तो उसके साथ रहने भी मुश्किल है। तो अपने पति का जो नार्सिसिस्ट कह रहे हो उसका लेवल देखो कि किस दर्जे के नार्सिसिस्ट है, और उसके बाद उसका इलाज अगर पॉसिबल है, करवा सकते हैं तो करवाएं, और नहीं करवा सकते लेकिन झिलेबल कंडीशन है कि ठीक है आप रह सकते हो उनके साथ, तो भूल जाओ कि मेरा पति मेरे को कोई सुख संतुष्टि देगा। अपना सुख, अपने जो भी आपको लाइफ में ग्रो करना है
वो आप ये सोच के चलो कि मैं अकेली हूँ, मुझे खुद करना है ना। और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि खुद भी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए अच्छा, आप करने जाओगी तब भी आपकी जड़ें काटेंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये मान के चलना कि भाई मैं और मेरा पति एक टीम नहीं है। अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए कोई काम करना है तो आपको वो खुद ही करना है अकेले, ये मान के चलो। नेक्स्ट, हेलो मैम, डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करना है, फिर भी इन लॉज ने कोई हेल्प नहीं की। अब घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अजीब कर दिया था, सो आई कंटिन्यू टीचिंग कॉज स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा था, बट आई लूज़ माई बेबी। बट नाउ छोटी बहू के लिए सास स्पेशली सभी काम करने के लिए उसके पास गई है, वो बैंक में है कॉज वो IVF करा रही है। एंड दादी सास जो बेड रिडन है, मेरे ससुर मेरे पास लेके आ गए जो समर्स में गाँव में थी। मैं कोशिश कर रही हूँ सब मैनेज करने का, ससुर जी ऑल्सो हेल्प, बट समटाइम्स आई फील ट्रैप्ड। देखो, आपके साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था और इसीलिए आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है क्योंकि आपके साथ इतनी बड़ा हादसा हो गया, आप अपने बच्चे को खो बैठी, हो सकता है इसीलिए वो देवरानी के जब वो टाइम पड़ रहा तो वो रिस्क नहीं ले रही। ये भी चीज़ हो सकती है अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली इस चीज़ को देखो। बाकी ट्राई कर रहे हो मैनेज करने का, बहुत बढ़िया है, ससुर जी हेल्प कर रहे हैं और भी बढ़िया है। लेकिन जब हम किसी बेड पे पड़े हुए आदमी की देखभाल कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो कई बार मतलब लगता है, जॉब ना भी कर रहे हो, स्पेशली अगर हम होम मेकर हैं तब भी ऐसा लगता है, जब हम किसी बिस्तर पर पड़े हुए मरीज़ की देखभाल कर रहे होते हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा उसके सही होने से पहले कि जब हमारी हिम्मत जवाब दे जाएगी और हम बहुत बुरी तरीके से इरिटेट हो जाएंगे। हो सकता है उस टाइम हम उस पर भी चिल्ला पड़ें। एक फेज़ आता है ज़रूर उसके सही होने से पहले, मुझे लगता है। और ये भगवान ना परीक्षा लेते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में उसके मुंह से इस तरीके की हरकतें बुलवाएंगे कि जो सेवा करने वाला है उसका कितना है कितना नहीं है, सब्र का लेवल वहाँ पे टूट जाता है। तो मे भी, लेकिन आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं उसका जो बदला मिलेगा वो भगवान आपको देंगे। और आपको देवरानी के प्रति थोड़ा सा अगर हो सके तो नेगेटिविटी मत रखो, क्योंकि इस पूरे सीन में उसकी कोई गलती नहीं है ना। तो और भगवान ने चाही तो आपकी भी दोबारा से होएगी खुशखबरी शुरू। पर अगर दोबारा में जब आपको कुछ हो और सास फिर वही पहले वाला रवैया रखे, तब है गलत कि भाई इसका मतलब मेरे साथ ही पर्पजली ये चीज़ करनी है। तब आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाना कि भैया मुझे अपना ध्यान खुद रखना, और उस दिन शिकायत कर सकते हो आप। लेकिन अभी हो सकता है तस्वीर का दूसरा पहलू है जो आप देख नहीं पा रहे। नेक्स्ट, हेलो मैम, 2 साल से मैं बीमार रहने लगी हूँ, कभी इलाज कराया लेकिन अब ठीक हूँ। बीमार ही रहती है, सारे घर का काम करती हूँ पर फिज़िकल थोड़ा कम हो पाती हूँ। कभी भी लड़ाई कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं प्यार करता हूँ, मनाते भी नहीं हैं। समझ नहीं आता क्या करूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, हेल्प कीजिए। देखो, जब हम तबीयत ख़राब हमारी रहने लगती है ना, और ये बात कल भी एक क्वेश्चन में आई थी कि कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ में मानसिक रूप से इतने परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते कि हम मेंटली परेशान हैं। अब जब उसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है तो हमें क्या लग रहा होता है, हम फिज़िकली बीमार हैं, हमारी रिपोर्ट सारी सही आ रही हैं। ये होता है, ये कल भी बात हुई थी। तो आप ना अपनी तबीयत के साथ अपने मेंटल पीस का भी ध्यान रखो कि क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खटक रही है। अब जो मुझे आपके क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया है, आपको खटक रहा है आपके पति का व्यवहार, कि वो कभी भी लड़ लेते हैं, फिर मनाते नहीं हैं, ये वो। आप जब तक अपनी खुशी के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहोगी तब तक आप इरिटेट होते रहोगे, आपको दुख होता रहेगा, मुझे इतना पता है। ठीक है, अगर कोई आपके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हो, 1 आध दिन बुरा लग गया, 2 दिन बुरा लग गया, लेकिन तीसरे दिन वापस आना सीखो कि ठीक है। अब आप खुद ही कह रहे हो ना कि आप फिजिकल नहीं हो पाते, हो सकता है वो इसकी वजह से इरिटेट हो रहे हो, आपको रीज़न समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जस्टिफाई कर दिया उनका आपने कि भाई इसलिए नहीं, भाई वो हो रहे मेरे साथ नॉर्मल, तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अब आप जब उसमें कुछ कर ही नहीं सकती तो क्यों तो आप मनाने जाओगे, क्यों वो मनाने जाएंगे, दोनों अपनी जगह पॉइंट पर ठीक हो, है ना। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझोगी तो आपको उनसे एक्सपेक्टेशन अपने आप कम हो जाएंगी कि ये करें, ये करें। आप भी अपनी साइड से जो कमी आपकी वजह से छूट रही है, चाहे आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको बॉदर कर रही है ना। तो वो प्यार करते हैं लेकिन आगे चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही इस वजह से। तो अब इसका हल यही है कि पहले अपनी तबीयत अच्छे से ठीक करो, एक्टिव रहो, अपना ध्यान रखो, अकेले खुश रहना सीखना शुरू कर दो। धीरे धीरे पति भी आपके साथ खुश रहने भी लगेंगे, आपको भी खुश रखेंगे। नेक्स्ट,
दी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ रिप्लाई। मेरे हस्बैंड के सामने दूसरी लेडीज़ बोली कि साइड हो पगली, मैं तेरे से नहीं तेरे पति से बात करना चाहती हूँ। और उस लेडीज़ का पति भी मुझे बोलने लगा कि तुम पीएम हो जो तुमसे बात करेगी मेरी वाइफ। उस लेडीज़ का पेरेंट्स आया हुआ था, वो भी मेरे से झगड़ा करने लगा, बट मैं आराम से बात कर रही थी। फिर भी वो 4 लोग मुझ पे हावी थे। बट दी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे उस लेडीज़ ने अपने पति और माँ बाप के साथ मिलकर मेरे साथ झगड़ा किया, तो क्या मेरे हस्बैंड को उस भी यूज़ की लैंग्वेज में बात करनी चाहिए थी? बट मेरा पति भैया भाभी करके बोलकर अच्छे से बात किया। जब मैं अपने पति से पूछी कि आपको कुछ बोलना चाहिए था उस लेडीज़ को, तो पति बोला मैं तुम्हारे लिए अपना मंदी नहीं करवाएंगे। दी ऐसे बात बहुत बार हुआ है, सारे लोग चाहें वो कोई भी हो मेरे पे हावी हो जाते हैं, सारा काम करती हूँ फिर भी, बट पति कभी सपोर्ट नहीं करते। ऐसा बहुत बार हुआ है, क्या करें? हमेशा सिचुएशन की वजह से हमेशा घर में कलेश होता है, क्या करें? मेरा मायका नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक सन है 5 साल का, बीएड की हूँ, सीटेट देंगे 8 फरवरी को। 2 दी, क्या सोचकर शांत रहें? भाई साहब, मुझे जो समझ में आ रहा है आपके लगातार कमेंट से कि आपके झगड़े हो जाते हैं, आपके पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लड़ रही हो, वो नहीं लड़ रहे। पिछले एपिसोड में भी यही बात हुई थी कि वो टर्म्स बना के रखना चाह रहे हैं, आप चाह रही हो कि वो आपकी वजह से लड़ाएं सबसे। ठीक है, अब देखो भैया, आपके बारे में अगर सिंपल सी बात है, आप चाह रही हो कि मेरा पति टीम बना के मेरे लिए लड़े जैसे सामने वाले लड़ रहे हैं। हो सकता है सामने वाले की बुद्धि उतनी हो कि मेरी बहू लड़ रही है, मैं भी लड़ूं, उसके माँ बाप भी लड़ने आ गए, तो एक आइडिया लगाओ ना कि पूरा परिवार ही सेम फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है ना। अब आपके यहाँ पे क्या है, आप तो लड़ने में इंटरेस्टेड हो, आपके पति का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो गलत नहीं है। अगर अब आपको मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखूँ कि भाई मेरी लड़ाई हो रही है बार बार, ठीक है, मैं चाह रही हूँ, मैं बार बार कलेश कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा, तो भाई जब मेरे को लड़ने का इतना शौक है या मेरी आदत है, कुछ भी है या जो भी है, मतलब ऐसा होता है कि मेरी लड़ाई हो जाती है, तो फिर उस लड़ाई को मैं अकेले लड़ूंगी। आप बिग बॉस में देखो ना, वहाँ से 4 लोग आ गए, उसके माँ बाप आ गए, पति आ गए, वो आ गए, आप अकेली चारों पे हावी हो जाओ, मत दो पति को सपोर्ट। आपके पति आपकी साइड से नहीं बोल रहे, ना बोले। अगर आपको लड़ना ही है कि नहीं जी मैं तो, मतलब आपके पति भी लड़ेंगे, सोच के देखो, 4 लोग वहाँ से बोल रहे हैं, 2 लोग वहाँ से बोल रहे हैं, बड़ा तमाशा चाहिए आपको, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि आपके पति आपके सपोर्ट में नहीं है। कोई आ रहा है बाहर से, 4 लोग जमा होके आपको कुछ भी बोल के जा रहे हैं। अब आपको ये चीज़ खा रही है, आप बार बार परेशान हो रहे हो, तभी यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। तो भैया फिर अगर ऐसी कंडीशन में मैं फंसूंगी तो फिर तो मेरे को अपने पति पे आ गया गुस्सा एक बार कि भाई ये तो कहने से भी आ नहीं रहे, मैं अपने घर में फिर कलेश नहीं करने की, फिर मैं उन 4 को अकेले ही बैंड बजाऊंगी। बोले कितना बोलेगा कोई, कितना बोलेगा और क्या क्या बोलेगा, जो बोले एक के 2 जवाब फिर आप देना शुरू कर दो। लड़ो, जितना जी में आए उतना लड़ो, पूरा लड़ो। और उस टाइम पे पति रोके तो फिर वही कि जी तुम्हें तो क्या ही नहीं बोलने को, लेकिन मुझे मत रोको। और जैसे नेचर के हैं अंदर चले जाएंगे फिर वो। ऐसे करके देख लो, एक बार जी भर के लड़के देख लो। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, आपसे लड़ा भी नहीं जा रहा, आपसे जवाब भी नहीं दिया जा रहा, आपको लग रहा है कि जो पंगे हो रहे हैं मेरा पति आगे संभाले, वो संभाल नहीं रहे, इसलिए आप फंसी हुई महसूस कर रही हो। तो बहन, लड़ने का अगर वो है कि शुरू करने का वो है, चस्का है या शौक़ है, तो फिर लड़ाई ख़त्म करना सीखो। ऐसे ऐसे जवाब देना सीखो जो सामने वाला सुन रहा है या हमें सुना रहा है, उसको फिर उसी भाषा में जवाब दो, तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ जी ये आए मेरे ऊपर चढ़े, मैंने भी बता दिया है ना, खूब अच्छे से सबक सिखा दिया। ऐसे करके देख लो एक बार। बाकी मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप अपने पति से जाके ये कहो और आपका पति भी आपके साथ तुरंत लड़ने पड़ जाएगा। हर आदमी का अपना नेचर होता है, अगर उसे नहीं लड़ना, इसका मतलब सिंपल है, उसको आपकी बात बेमानी लग रही है, उसकी नज़र में आप बेवकूफ़ों की तरह बातें उठा रहे हो, लड़ रहे हो, वो नहीं आने का लड़ने। अब आप उसके चक्कर में, पड़ोसी से लड़ने के चक्कर में अपने पति से भी लड़ मरी कि भैया ये तो कलेश होएगा, तुम मेरा साथ नहीं दे रही, यही बातें हो रही होंगी, तो बाहर वालों से तो लड़ाई है ही है, अब पति से भी लड़ाई हो जाएगी। इसके बजाय पति के साथ अपना मस्त रहो, बाहर वालों से जो लड़ाई है अकेले निपटाओ, कहो मत पति से कि लड़ो तुम जाके, ठीक है। नेक्स्ट, हाय दीदी, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब होते हुए फ़ॉरेन सेटल होना चाहते हैं, क्लास 2 ऑफिसर की जॉब छोड़ के, क्या सही रहेगा, रिस्की नहीं होगा क्या? लोग मरते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए और फ़ॉरेन सेटल होना बोल रहे हैं। शादी के 6 साल हो गए, वो बेबी भी फ़ॉरेन में ही बॉर्न करना चाहते हैं। अभी मैं या उनके एजुकेशन वीज़ा का बेस पर हम जाएंगे,
फिर वहाँ जॉब ढूंढेंगे और सेट होंगे, बाद में बेबी। ऑलरेडी मैं 34 की हूँ और वो 39। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? वो बहुत ज़िद्दी हैं, नहीं मान रहे। अब देखो, पति पत्नी में भैया कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है जो एक जगह आके नहीं होते वो सहमत, उसमें एक को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है अगर रिश्ता चला रहे हैं। अब अगर आपने देखा कि भाई उन्होंने पूरा ठान ही लिया है, तो बीइंग अ पत्नी आपको फ़िलहाल उन्हें सपोर्ट ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर वो सरकारी नौकरी छोड़ के और फिर वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो कुछ उनके दिमाग में भी होगा। निगेटिव मत सोचो, कुछ सोच के ही आदमी, आप कह रहे हो ना भगवान ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही, तो अगर वो लगी लगाई छोड़ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही छोड़ रहे होंगे। भगवान पे भरोसा रखो और उनका साथ दो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी एक बेटी 6 साल की, सेकंड बेटी 8 मंथ की है। आप मुझे गाइड करो कि आजकल की महंगी में बच्चों को पढ़ाई पर कितना खर्च करें और बेटियों के लिए कितना सेव करें ताकि उनकी पढ़ाई और शादी आराम से हो जाए। आप अपनी दोनों बेटियों को फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंशियली वाइज बताओ। देखो, कितना बचाएं इसका कोई सिर पैर नहीं होता, और आराम से हो जाए उसका भी कोई सिर पैर नहीं होता। हर आदमी की अपनी अर्निंग के हिसाब से वो स्कूल चुनता है, कॉलेज चुनता है, कोर्स चुनता है, उसी हिसाब की वो शादी करता है। सिंपल सा रूल है, आप जो भी कमा रहे हो उसका 20% आपको सेव करना है। जो भी आपकी मंथली इनकम है वो 20% ही आपका आगे जाके बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और अपने बुढ़ापे के लिए बच जाता है ना। तो 20 से आप बढ़ा के 25 करो, 30 करो, ये आपके ऊपर है कि आपके खर्चे कितने में निभ रहे हैं और एक्स्ट्रा आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो। लेकिन ये मैं लीस्ट बता रही हूँ। तो अगर आप अपनी मंथली इनकम का 20% सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो तो वही आपकी बचत हर चीज़ के लिए खड़ी हो जाएगी। बाकी भैया, जैसा मैंने कहा, इन चीज़ों का कोई सिर पैर नहीं होता। शादी आज भी लोग 10 लाख की भी कर रहे हैं, 8 लाख की भी कर रहे हैं, 15-20 लाख की भी कर रहे हैं और 40-50 लाख की भी कर रहे हैं, करोड़ों की भी कर रहे हैं करने वाले। तो ये तो हमारा अपना हिसाब है ना, उसमें मेरे से आपका कोई आइडिया लगने वाला है नहीं। मैंने तो 20% से भी ज़्यादा, मैं जितना कमाती हूँ मैं उसमें से जितना हमारा ज़रूरी खर्चा है बस वो निकाल लिया। ये नहीं है कि फालतू खर्चा है तो चलो अब ये लग्जरी आइटम ले लिया, ये वो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही ली और बाकी के जितने पैसे बचे मैं सब इन्वेस्ट कर देती हूँ। हम कुछ भी ऐसे रखते नहीं कि जी चलो ये नहीं है, चलो आज सोने के झुमके बनवा लिए या कहीं घूम आए जाके फालतू में उड़ा दिए पैसे, या एप्पल का फ़ोन ले लिया जी, उसके पास वो है, वो हमें अच्छा लग रहा है। नहीं, तो मेरा तो 20% वाला हिसाब भी नहीं है। मैं जितना कमाती हूँ हम दोनों मिलके उसमें से हम अपने ज़रूरी खर्चे निपटाते हैं। बिल्कुल बेसिक जो ज़रूरी है वो कर लेते हैं, उसमें हम हाथ खींचते नहीं, और उसके बाद जितना बचता हम सब इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कल को मैं ना रहूँ, पूरा बुढ़ापे तक ना देख पाऊँ या कुछ भी हो हम लोगों को, तो एटलीस्ट बच्चों को अच्छे से पढ़ने लिखने के लिए, उनकी शादी का तो बाद की बात है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी पॉलिसीज़ इतनी करा रखी हैं कि उनको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। वो जो कोर्स चाहेंगी कर लेंगी। जो आजकल के टाइम पे मिडिल क्लास के बच्चे MBA जो भी कर रहे हैं, उतने पैसे हमने जोड़ रखे हैं कि हाँ उनको उस टाइम तक वो मिल जाएगी पॉलिसी के थ्रू। तो ऐसे है, तो अपनी सैलरी का 20% आप जोड़ो, बस ये है सिंपल सा रूल। तो यहाँ पर ये वाला एपिसोड ख़त्म कर रही हूँ। इसके बचे हुए क्वेश्चन एपिसोड 159 के आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।